हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सप्लाई एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. सो टुडेस टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड किन बातों पे फिक्स होता है. सेम उसी तरह सप्लाई किन बातों पे फिक्स होता है. एक जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, क्या क्या चीज़ें फिक्स होती है जिस पे डिपेंड करता है कि वो कितना सेल करेगा, कितना कमोडिटी सप्लाई होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं. प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच विल इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी. मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. ज़्यादा क्वांटिटी सप्लायर सप्लाई कब करेगा? जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. और लेस क्वांटिटी सप्लाई कब होगा? जब उस कमोडिटी का प्राइस लोअर होगा. तो एक कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है? एरो दोनों साथ में चल रहा है. हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी. सो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई. ओके, नेक्स्ट फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है, तो उससे जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है. तो इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में उससे मदद मिलती है. वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है. राइट. सेम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. यही चीज़ें बताई है. अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा. राइट. लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सप्लाई डिक्रीज़ होगा. फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर. ये सब चीज़ें हमें चाहिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे हमें बहुत सारे हमने कम्युनिटीज़ बनाए हैं तो उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए. स्टोरेज फैसिलिटीज़ होगा तो हम उसे अच्छे तरीके से रख पाएंगे. लेकिन अगर इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में से कोई भी चीज़ का अगर शॉर्टेज होता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई पे असर होगा और सप्लाई डिक्रीज़ होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती है बिजनेस कामकाज को लेकर. राइट. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कई बार एक प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल भी हो सकता है उसके सपोर्ट में, और कई बार अनफेवरेबल भी हो सकता है. तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रोडक्शन करने के बाद सप्लाई करता है मार्केट में या नहीं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी गवर्नमेंट पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचुरल कंडीशंस. नाउ व्हाट इज़ नेचुरल कंडीशन? यानी जो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम सब जानते हैं नेचुरल कंडीशन पे पूरी तरह से बेस्ड है, नेचुरल वातावरण पे. फॉर एग्जांपल, अ गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, so the supply of agriculture products will increase, and unfavorable climatic conditions will lead to a decrease in supply. क्लाइमेट अच्छा है, फेवरेबल है, तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली हम सप्लाई अच्छे से कर पाएंगे. दूसरी तरफ अगर क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल नहीं रहा, जैसा हम चाहते थे, हमारे एग्रीकल्चर को जो रिक्वायरमेंट था वैसा क्लाइमेट नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिक्रीज़ होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया या प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? एज अ प्रोड्यूसर मैं कुछ स्टॉक अपने पास होल्ड में रखूँगा. मैं उसे रिलीज़ नहीं करूँगा मार्केट में. क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया फ्यूचर में मेरे कमोडिटीज़ के प्राइस और बढ़ेंगे, तब मैं रिलीज़ करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. अदर फैक्टर आता है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन. ये सारे अदर फैक्टर है. जैसे मार्केट का क्या कंडीशन है, मुझ जैसा रिलेटिव या सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या कंडीशन है, उसके क्या प्राइस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कैसा चल रहा है. ये सारे अदर फैक्टर आते हैं जिस पे डिपेंड करेगा या तो सप्लाई बढ़ेगा या तो कम होगा. ये तो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड सेम वे लॉ ऑफ सप्लाई. जब मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा था लास्ट टाइम, आपने वो वीडियो देखा ही होगा, तो उसके अंदर हम एज अ कंज्यूमर की नज़र से बातों को देख रहे थे कि डिमांड किन बातों से बढ़ता कम होता है. यहाँ जब मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई, तो मैं एक प्रोड्यूसर या सप्लायर की नज़र से चीज़ों को देखता हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी. जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई का एक बेसिक प्रिंसिपल बताया है. और ये लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करने वाला है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई. कैसे देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ में? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी
सप्लाई। बहुत ही सिंपल बात थी जो हमें आसानी से समझ में आ गई। लेकिन अब जैसे हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉ होता है पर्टिकुलर सप्लाई या डिमांड के लिए, उसके अजम्पशंस भी होते हैं। अजम्पशंस हम क्यों लाते हैं? उस लॉ को समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम अजम्पशंस देखेंगे और उसके बाद उसी लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शनल रूल्स, उसे भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अजम्पशंस। क्या क्या अजम्पशंस पे लॉ ऑफ सप्लाई बेस्ड है, डिपेंडेंट है? तो द फर्स्ट इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्या एज्यूम किया? देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। A change in cost of production will affect the profit of seller, therefore less quantity will be supplied. तो हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पर कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, जैसा है वैसा ही है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम इस लॉ को समझ पाए। क्योंकि अगर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंजिंग मैनर में डाल दिया तो हमारे प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। जब प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। डैट इज़ वाई अजम्पशंस में हम ये एज्यूम करते हैं। ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन अजम्पशंस को समझाने के लिए ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी है। तो पहला हमने अजम्पशंस में देखा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है। सेकंड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, यानी हम क्या कहते हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में वो भी कांस्टेंट है। तीसरा, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अब बताओ, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, वेदर कंडीशन तो चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे अजम्पशंस में हम क्या कहते हैं कि वेदर कंडीशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है, अगर हमने वेदर कंडीशन को चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? वेदर कंडीशन में जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो सब चीज़ें भी आ जाती है, राइट। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जब नेचुरल कैलामिटीज़ आएगा तो सप्लाई पे तो उसका असर होगा ही। तो डैट इज़ वाई इन अजम्पशंस वी से देयर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? बस उस बातों को सोच कर एज्यूम किया, मतलब एक इमेजिनेशन, बट नॉट रियलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ऐसा लगता है आपको गवर्नमेंट पॉलिसी कभी चेंज नहीं होता? नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। पर यहाँ पे अजम्पशन में अगेन वी आर सेइंग गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज किया तो अगेन उसका असर सप्लाई या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज मैनर में होगा। नेक्स्ट इज़ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम उस प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसके कॉस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आया। हम कहते हैं हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट था वैसा ही है। क्यों? अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अजम्पशंस में ये सब चीज़ें इसे बेस्ड अपॉन बताने के लिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगेन आई एम सेइंग इन रियलिटी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है प्राइजेस ऑफ अदर गुड रिमेन्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं, जो बाकी अदर गुड्स है उसका प्राइस भी कांस्टेंट है मार्केट में। अगेन टू प्रूव दी अजम्पशंस। अब एक बात और बताता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। अब अजम्पशंस क्यों बनाया गया है, ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ABC नाम की कोई कंपनी है, राइट। अब उस कंपनी को रन करने के लिए कंपनी आगे कुछ प्रॉफिट सोचती है ना, कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी एक अजम्पशन है ना। तो कंपनी एक अजम्पशंस बनाती है कि ऐसे ऐसे मार्केट रन होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो उसके हिसाब से इतना हमारे पास प्रॉफिट आएगा। क्योंकि जब कंपनी अजम्पशंस लेगी, कुछ प्रेडिक्शन करेगी, तो उसके हिसाब से कंपनी कुछ प्लान करेगी। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, कि मुझे अगर इतना परसेंटेज चाहिए, इतना इतना पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक अजम्पशंस है, उसको आप आगे चल के इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे आप देख सकते हो 7th पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब 7th पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर देखो, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी हमने ये भी एक्सपेक्ट कर लिया, ये भी एज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में ना प्राइस बढ़ता है ना कम होता है, जैसा है वैसा ही चलेगा, ताकि सप्लाई ना रुके। अगेन अजम्पशंस। और ऐसे ही एक बिजनेसमैन भी सोचता है कि मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इतने इतने एरियाज तक एक्सपांड होना ही होना है, भले वो रियलिटी में ना हो पाए, लेकिन वो अजम्पशंस जब लेके चलेगा तो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो ये हमारा अजम्पशंस पॉइंट क्लियर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं एक टेबल और ग्राफ के बारे में। ये टेबल किसके बारे में दिया है? सप्लाई शेड्यूल के बारे में, और ग्राफ भी दिया है सप्लाई कर्व के बारे में। जैसे हमने डिमांड में देखा था, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेबल 4.3 में आप देखो सप्लाई शेड्यूल क्या दिया है। लेफ्ट कॉलम में प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़ 10, 20, 30, 40, 50, ये रुपीज़ में है। राइट हैंड साइड में
सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजीज। ओके स्टूडेंट्स, सो सप्लाई शेड्यूल में आप देख सकते हो प्राइस ऑफ कमोडिटी से 10 to 50 और उसके हिसाब से कमोडिटी सप्लाई हुआ है मार्केट में। जब 10 रुपये थे उस कमोडिटी के प्राइस, तो हमने कितना केजी सप्लाई किया एज ए सप्लायर या प्रोड्यूसर सेलर? 100 किलो। लेकिन जब प्राइस सबसे ज़्यादा हुआ यानी 50 रुपीज़, तो देखो हमने क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ा दिया, हमने 500 किया। बिकॉज ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच। सप्लायर क्या करता है, जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा अपने कमोडिटी को सप्लाई करता है। ये था ये टेबल, और इस सेम टेबल एक्सप्लेनेशन हमें सप्लाई कर्व में भी दिख रहा है ताकि कर्व को भी हम समझ सकें। एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज 100 to 500 केजीज, और वाई एक्सिस में है प्राइस इन रुपीज़ 10 to 50। देखो सेम चीज़ें हैं, 100 रुपये 100 किलो हमने सप्लाई किया जब 10 रुपया था, लेकिन जैसे ही 50 रुपया हुआ हमने सप्लाई भी बढ़ा दिया, हमने 500 किलो सप्लाई किया। इसके लिए सप्लाई कर्व में फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ये सप्लाई कर्व जा रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड्स। इसे हम कहते हैं एसएस कर्व। इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पॉजिटिव स्लोप की निशानी है और एक प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, फॉरवर्ड रिवाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। और एक बात, लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लॉ ऑफ सप्लाई अपने डेफिनेशन ये सब चीज़ें ध्यान से समझना है, समझ के पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड ये सब चीज़ें आती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम। हेलो क्लास 12।